नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, जल्द ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में दो गठबंधनों के बीच में टकराव होगा। एक तरफ सत्ताधारी महायुति होगी तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की तीन पार्टियां होंगी। अब ये जो टकराव होने जा रहा है, इनमें दोनों तरफ कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि आने वाले दिनों में लगातार खबरों में बने रहेंगे और जो महाराष्ट्र की राजनीति की आगे की दशा और दिशा को तय करने वाले हैं। तो आज से अपने इस चैनल पर हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है सवालिया सीरीज और इसमें महाराष्ट्र के उन चुनिंदा चेहरों से तीखे कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो शायद आपके मन में भी हो, आप भी पूछना चाहते हो, और इन सवालों के जरिए हम उन मुद्दों को उठाने वाले हैं जो कि महाराष्ट्र की जनता से सरोकार रखते हैं और जिन पर देश की भी नजर है। तो इस सीरीज की पहली किस्त में हम शुरुआत करने जा रहे हैं शरद पवार से। अगर कोई एक नाम जो लगातार 5 दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में छाया रहा है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया, तो नाम है शरद पवार का। शरद पवार के बारे में संजय राउत ने एक बार कहा था कि शरद पवार को समझने के लिए, उनके दिमाग को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। जी हां, शरद पवार क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इसका आकलन कोई नहीं लगा सकता। और कई बार तो यह भी कहा जाता है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। तो एक तरह की मैकियावेलियन पॉलिटिक्स जो है शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में करते आए हैं। तो इन्हीं शरद पवार के साथ में हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। शरद पवार इस वक्त एनसीपी शरद पवार नाम की पार्टी के प्रमुख हैं। पिछले साल इनकी पार्टी में बगावत हुई थी, जिसके बाद में इनको पार्टी का नाम भी बदलना पड़ा और जो चुनाव चिन्ह था घड़ी का, वो घड़ी भी इनके हाथ से निकल गई और अब ये तुतारी बजाता हुआ आदमी उस चुनाव चिन्ह के साथ में इनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल शरद पवार से यह है कि उन्होंने अपने रहते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में आपराधिक तत्वों का प्रवेश कैसे होने दिया। शरद पवार पर विपक्ष ने कई बार ये गंभीर आरोप लगाए हैं और खास करके वो शिवसेना, वो ठाकरे वाली शिवसेना जो कि आज जिसका एक हिस्सा जो है गठबंधन में है महाविकास आघाड़ी में शरद पवार के साथ, उनके अखबार सामना ने कई बार एडिटोरियल्स लिखे शरद पवार को टारगेट करते हुए कि किस तरह से आपराधिक तत्वों को उन्होंने कांग्रेस में, जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में जगह दी और राजनीति में उनकी एंट्री को फैसिलिटेट किया। यह एक बड़ा सवाल है। जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के 90 के दशक में, जब वो कांग्रेस में थे, तो उसी दौर में वसई विरार के टाडा आरोपी शख्स, वहां के दबंग कांग्रेस में शामिल हुए। उल्लासनगर के दबंग शख्स वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो ऐसा कैसे होने दिया गया? ये वो लोग थे जिनके ऊपर जबरन उगाही के, हत्या की कोशिश के जैसे तमाम आपराधिक मामले चल रहे थे। टाडा जैसे सख्त कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, लेकिन फिर भी आपको ये पार्टी में लेने योग्य कैसे लगे? हालांकि इन आरोपों को शरद पवार ने एक्नॉलेज भी किया है और अपनी इस आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में उन्होंने जिक्र भी किया है अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों का, और इसमें उन्होंने सफाई भी दी है। और सफाई में शरद पवार ये कहते हैं कि देखिए, इस जैसे तत्वों को, इन जैसे तत्वों को जो पार्टी में लिया गया, तो उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। वो तो पार्टी की कार्यकारिणी ने फैसला किया, वो पार्टी की डिमांड थी, तो इसके आगे उनको झुकना पड़ा और इन लोगों को पार्टी में एंट्री देनी पड़ी, इनको कांग्रेस में शामिल करना पड़ा। इनके ऊपर यह भी आरोप लगे कि चलिए ये लोग पार्टी में आ गए थे, लेकिन इनके लिए आपने उस दौरान चुनाव प्रचार क्यों किया, इनके कैंपेन में क्यों गए? तब भी इनका कहना था कि मैं पार्टी के प्रचार के लिए पूरे राज्य का दौरा कर रहा था, ऐसे में पार्टी के आदेश पर यहां भी जाना था। तो कुल मिलाकर अपनी इस आत्मकथा में शरद पवार ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों का ठीकरा अपनी पार्टी, यानी कि तब की उनकी पार्टी कांग्रेस पर फोड़ दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस वक्त कांग्रेस में आप एक दिग्गज नेता थे, आपका बड़ा कद था, कांग्रेस में रहते हुए आप डिफेंस मिनिस्टर तक बने थे,
आप कई बार कांग्रेस पार्टी से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने, तो क्या आपका इतना भी पावर नहीं था, आपकी इतनी भी ताकत नहीं थी कि आप ऐसे एलिमेंट्स को राजनीति में आने से रोक पाते? यह एक बड़ा सवाल है पवार साहब, और इसका जवाब आपकी इस आत्मकथा से नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद है कि आप देंगे। आपके भतीजे अजीत पवार ने आपकी पार्टी के साथ पिछले साल बगावत कर ली, पार्टी का नाम लेकर चले गए, चुनाव चिन्ह लेकर चले गए, और यही नहीं, आपके जो करीबी खासम खास नेता माने जाते थे, जैसे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, वे सब भी उनके साथ चले गए। ज्यादातर विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, सांसद उनके साथ चले गए। इसके लिए आपकी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जाता है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जो है तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। शिवसेना में भी फूट डाली, फिर आपकी पार्टी में भी फूट डाली। चलिए मान लेते हैं गलत हुआ आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाते हैं तो पता चलेगा कि आप भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे थे। 1991 में आपने भी तो शिवसेना में बगावत करवाई थी। आपके दोस्त की पार्टी, बाला साहेब ठाकरे आपके दोस्त थे, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी थे, तो उनकी पार्टी में आपने भी बगावत करवाई थी। छगन भुजबल ने तब बगावत कर दी थी और आपके साथ कांग्रेस में आ गए थे। फिर 1999 में आपने क्या किया? आपने भी तो कांग्रेस में दो फाड़ कर दिया। आपने कांग्रेस से बगावत की और अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अच्छा, बगावत करते वक्त आपने कारण क्या दिया था? सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा। लेकिन उसी साल आपने 1999 में ही जब विधानसभा के चुनाव हुए, तब आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। पहला आपने कहा था कि विदेशी मूल की जो महिला आपको एक्सेप्टेड नहीं है, सोनिया गांधी का आपने विरोध किया था, लेकिन फिर बाद में उन्हीं की पार्टी के साथ मिलकर आपने महाराष्ट्र में सरकार बना ली, ये कहते हुए कि वो विदेशी मूल का मुद्दा केंद्र में लागू होता है, राज्य में लागू नहीं होता है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यह है कि आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी में फूट डाली गई, पार्टी को दो फाड़ किया गया, लेकिन इतिहास में अगर हम झांक कर देखते हैं तो आप भी ऐसा कुछ कर नहीं चुके हैं। पवार साहब, मेरा अगला सवाल उस नक्सलवादी को लेकर है जिसे कि बतौर आपके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान छोड़ा गया। यह घटना भी 1991 की है। आपको याद होगा कि तब आप कांग्रेस में थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके से बाबा आत्रम नाम के कांग्रेस विधायक को नक्सलवादियों ने अगवा कर लिया था। और अगवा करने के बाद उन्होंने मांग रखी थी कि शिवन्ना नाम के एक नक्सली दलम कमांडर को रिहा किया जाए, जो कि जेल में था। शिवन्ना के ऊपर कई गंभीर आरोप थे। उसने कई पुलिसकर्मियों की निर्ममता से हत्या की थी, कई सरकारी अधिकारियों पर हमले किए थे, कई एम्बुश में उसका नाम था, और काफी मशक्कत के बाद अपनी जान पर खेलकर गढ़चिरौली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। जाहिर है, आपने जब ये किडनैपिंग की खबर आई तो उसके बाद पुलिस को आदेश दिया कि ढूंढा जाए। सत्ताधारी पार्टी का विधायक था, पूरी ताकत लगा दी गई थी पुलिस की ओर से। गढ़चिरौली के जंगलों में स्थानीय जो गढ़चिरौली पुलिस थी, एसपी केपी रघुवंशी की अगुवाई में, वो तो ढूंढ ही रही थी। केंद्रीय सुरक्षा बल भी जो है वो भी लगे हुए थे। राजीव गांधी की ओर से दबाव आ रहा था। उस वक्त आपको फोन किया जा रहा था, ये भी हमारी जानकारी में, कि वो भी पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लगातार अपडेट ले रहे थे। लेकिन करीब 2 हफ्तों के बाद, ऐसे वक्त में जब गढ़चिरौली पुलिस की टीम बेहद करीब पहुंच चुकी थी उन नक्सलवादियों के जिनके पास बाबा आत्रम मौजूद थे, तब आपने एक फैसला ले लिया। और फैसला क्या ले लिया? कि शिवन्ना को रिहा कर दिया जाए, उसके खिलाफ जो मामले थे उनको वापस ले लिया जाए। सरकार ने नक्सलवादियों के सामने अपने घुटने टेक दिए। जाहिर है, बिल्कुल बाबा आत्रम की जान भी कीमती थी, उनको भी छुड़ाया जाना जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह उठता है कि उन पुलिस कर्मियों की जान का क्या, उनकी शहादत का क्या, जो कि उस नक्सलवादी शिवन्ना के हाथों मारे गए थे। और उस शिवन्ना ने छोड़े जाने के बाद भी कई वारदातों को अंजाम दिया था। तो एक बड़ा सवाल है कि ऐसे वक्त में
जब विधायक को रेस्क्यू करने के करीब पहुंच चुकी थी गढ़चिरौली पुलिस की टीम, तो आपने एक नक्सलवादी को छोड़े जाने का आदेश क्यों दिया? 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, जिसके जनक आप थे। भले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने हों, लेकिन सभी को यह बात पता थी कि सरकार का रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में था। जिस तरह से 1995 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनी थी और रिमोट कंट्रोल बाला साहब ठाकरे के हाथ हुआ करता था, तो उसी तरह से आप भी सरकार के बाहर रहते हुए सरकार को चला रहे थे। अब आपकी सरकार ने क्या किया? आप आज केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं, मोदी सरकार पर आपका आरोप अक्सर लगते रहता है कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है, पत्रकारों को दबाया जा रहा है, मीडिया फ्री नहीं है। लेकिन आपकी इस सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ? राहुल कुलकर्णी का नाम याद होगा आपको। राहुल कुलकर्णी तब एबीपी न्यूज के पत्रकार हुआ करते थे, अब एनडीटीवी में है। उनको आपकी सरकार की पुलिस ने झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया कि उन्होंने कोई झूठी खबर चलाई है, जिसकी वजह से बांद्रा स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई और कोविड फैलने का खतरा पैदा हो गया, जबकि बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और खुद पुलिस ने इस बात को कबूल किया बाद में, जब पुलिस ने माफी मांगते हुए अदालत में उस मामले को वापस लेने की अर्जी दायर की, समरी रिपोर्ट फाइल की। लेकिन राहुल कुलकर्णी को निशाना क्यों बनाया गया था? इसीलिए ना कि राहुल कुलकर्णी ने आपके गृह मंत्री की पोल खोल दी थी। गृह विभाग ने यस बैंक के अधिकारियों की, जो कि एक घोटाले के आरोपी हैं, उन्हें कोविड काल के दौरान जब आम लोगों को बाहर निकलने पर, कर्फ्यू का वायलेशन करने पर लठ मारे जा रहे थे, तो उनको बाकायदा एक टूरिस्ट लोकेशन से दूसरे टूरिस्ट लोकेशन लोनावाला से महाबलेश्वर जाने के लिए बाकायदा लिखित में गृह विभाग का एक अधिकारी अनुमति देता है। और उस अनुमति का पर्दाफाश राहुल कुलकर्णी ने किया था और इसी के बदले में उसी को गिरफ्तार किया गया ना। तो फिर किस आधार पर आप पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं? यह भी एक सवाल है। मेरा आखिरी सवाल अजीत पवार को लेकर है, आप ही के भतीजे को लेकर। एनसीपी पर अगर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो सबसे ज्यादा आरोप सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार की वजह से लगे हैं। अजीत पवार का नाम ही, जब भी एनसीपी के भ्रष्टाचार की बात आती है, तो उसका चेहरा बना दिए जाते थे अजीत पवार। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, जो 2019 के चुनाव के पहले बोलते थे अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो कि 70,000 करोड़ के घोटाले की अपनी सभाओं में याद दिलाते हो। तो ये जो 70,000 करोड़ का जो फिगर था, ये अजीत पवार से ही जुड़ा हुआ था ना। सिंचाई घोटाले को लेकर अजीत पवार पर बड़ा आरोप लगा था। लेकिन आपने क्या किया? आपने लगातार अजीत पवार को सरकार में अहम जगह दी, उनको कई बार उप मुख्यमंत्री बनाया, उनको वित्त मंत्रालय जैसा अहम प्रभार दिया और भी कई बड़े पद दिए। जब इस तरह के गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे थे, तो ऐसे में अजीत पवार को आप इतनी तरजीह क्यों दे रहे थे? क्या सिर्फ इस वजह से कि आपके भतीजे थे? और आखिर में उन्हीं भतीजे ने तो आपको कच्चा दे दिया, आपकी पार्टी दो फाड़ हो गई। तो क्या आप ये मानते हैं कि अपने पूरे करियर के दौरान आपने अजीत पवार को बार बार अहम पद देकर, बार बार उनकी गलतियों को माफ करके खुद एक बड़ी गलती की? तो ये तमाम सवाल हैं शरद पवार जी। उम्मीद है कि जब हम मुखातिब होंगे तो आप इनका जवाब देंगे, या फिर अभी आप चुनावी दौरे पर निकलने वाले हैं तो चुनावी सभाओं में इन सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। तो जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में फिलहाल इतना ही। अगली सीरीज में हम फिर किसी बड़े नेता से ऐसे ही तीखे सवाल करेंगे। जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।